भारत के इतिहास में ना कुछ कहानियां ऐसी हैं जो गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो जाती हैं। एक ऐसा ही नाम था, एक ऐसे जासूस का जिसका बलिदान आज भी हमारी सुरक्षा की नींव बना हुआ है। आज हम बात करेंगे ब्लैक टाइगर की, एक ऐसे हीरो की जिनका असली नाम था रविंद्र कौशिक। जरा सोचिए, क्या कोई अपने देश के लिए अपना नाम, अपना परिवार, अपनी पूरी की पूरी जिंदगी सब कुछ कुर्बान कर सकता है? रविंद्र कौशिक ने, हाँ, उन्होंने यही किया था। लेकिन सवाल यह है कि इस बेमिसाल कुर्बानी के बदले उन्हें मिला क्या? सम्मान या फिर सिर्फ एक गुमनाम मौत? तो चलिए आज इस कहानी के पन्ने पलटते हैं और जानते हैं कि कैसे एक साधारण सा कलाकार हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक जासूस बन गया। कहानी शुरू होती है 11 अप्रैल 1952 से। जगह थी राजस्थान का श्रीगंगानगर। यहीं रविंद्र का जन्म हुआ। अब देखिए, उनके पिता इंडियन एयरफोर्स में थे, तो देशभक्ति तो समझिए खून में ही थी। लेकिन उनके अंदर एक और चीज थी, एक हुनर। वो था एक्टिंग का। कहते हैं जब वो कॉलेज में स्टेज पर होते थे ना, तो उनका अभिनय इतना जबरदस्त, इतना असली लगता था कि लोग बस देखते ही रह जाते थे। और यही एक्टिंग का हुनर उनकी पूरी तकदीर बदलने वाला था। हुआ ये कि एक प्ले के दौरान ऑडियंस में कुछ ऐसे लोग भी बैठे थे जिनकी नजरें उनके अभिनय पर नहीं बल्कि उनकी काबिलियत पर थीं। ये लोग थे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के ऑफिसर्स। और उस दिन 23 साल के रविंद्र में उन्होंने एक ऐसा जासूस देख लिया था जो अभी तक बना नहीं था। इसके बाद जो शुरू हुआ ना, वो किसी भी जासूसी फिल्म की कहानी को पीछे छोड़ दे। रविंद्र कौशिक के वजूद को धीरे धीरे पूरी तरह से मिटाया जा रहा था। क्यों? ताकि एक नया इंसान पैदा हो सके, एक ऐसा एजेंट जिसका कोई पास नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक मिशन था। उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई दिल्ली में, और ये कोई आम ट्रेनिंग नहीं थी। ये तो रविंद्र कौशिक को मिटाने की एक पूरी प्रक्रिया थी। सोचिए, उन्हें उर्दू सिखाई गई, इस्लाम के तौर तरीके, उनकी तहजीब सिखाई गई। मतलब उनकी पूरी की पूरी पर्सनालिटी को एक नए कैरेक्टर में ढाला जा रहा था। तो अब वो रविंद्र कौशिक नहीं रहे, वो बन चुके थे नबी अहमद शाकिर। एक ऐसी पहचान जिस पर कोई शक ही नहीं कर सकता था। एक भारतीय, एक हिंदू, अब पूरी तरह से एक पाकिस्तानी मुसलमान बन चुका था। और अपनी इसी नई पहचान के साथ नबी अहमद शाकिर ने वो कर दिखाया जो किसी भी स्पाई स्टोरी का सबसे थ्रिलिंग पार्ट होता है। उन्होंने दुश्मन के घर में घुसकर उसकी सेना में एक बहुत ऊंचा पद हासिल कर लिया। तो देखिए, साल था 1975 जब वो पाकिस्तान पहुंचे। वहां उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली, LLB किया और फिर पाकिस्तानी सेना के मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में नौकरी ले ली। और अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर वो धीरे धीरे प्रमोशन लेते गए और एक दिन वो मेजर के पद तक जा पहुंचे। सोचिए जरा, एक भारतीय जासूस दुश्मन देश की सेना में मेजर, ये तो मतलब कल्पना से भी परे की बात है। अपने कवर को और मजबूत करने के लिए उन्होंने वहां अमानत नाम की एक लोकल लड़की से शादी भी की और एक परिवार भी बसाया। वो एक ही वक्त पर दो जिंदगियां जी रहे थे, एक अपने देश के लिए और दूसरी देश के दुश्मनों के बीच। यही वो वक्त था जब रविंद्र कौशिक का मिशन अपने पीक पर था। उनकी भेजी हुई हर एक खबर, हर एक जानकारी भारत के लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं थी। साल 1979 से 1983 के बीच का जो दौर था, उस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के मिलिट्री मूवमेंट से लेकर उनके सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम तक की इतनी अहम और इतनी खुफिया जानकारी भारत को भेजी कि उनकी वजह से हजारों भारतीय सैनिकों की जानें बचीं। उनकी इस बेमिसाल बहादुरी से उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इतनी प्रभावित हुईं कि उन्होंने खुद उन्हें एक नाम दिया, एक खिताब दिया, द ब्लैक टाइगर। और ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उनके अदम्य साहस का, उनकी हिम्मत का प्रतीक था। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। ब्लैक टाइगर की कहानी का अंत उतना ही दर्दनाक होने वाला था जितनी उनकी कामयाबी शानदार थी। बस एक गलती और सब कुछ तबाह हो गया। हुआ ये कि 1983 में भारत से भेजे गए एक दूसरे एजेंट से एक चूक हो गई, एक गलती हो गई, और उसी गलती की वजह से ब्लैक टाइगर की असली पहचान पूरी दुनिया के सामने आ गई। सालों की वो मेहनत, वो बलिदान, सब एक पल में मिट्टी में मिल गया। पाकिस्तान की एजेंसी ISI ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
इसके बाद के 2 साल उनकी जिंदगी के सबसे भयानक साल थे। उन पर बेइंतहा जुल्म ढाए गए, टॉर्चर किया गया, लेकिन उस टाइगर ने अपने देश के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं कहा। पहले तो उन्हें मौत की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया, और इसके बाद अगले 18 साल उन्होंने पाकिस्तान की अलग-अलग जेलों में तन्हाई, बीमारी और न जाने कितनी ही तकलीफों के बीच गुजारे। और फिर वो दिन आया, 21 नवंबर 2001। सिर्फ 49 साल की उम्र में इस महान देशभक्त ने मियांवाली जेल में अपनी आखिरी सांस ली और उन्हें वहीं एक गुमनाम कब्र में दफना दिया गया। रविंद्र कौशिक जैसे हीरो, उनके नाम अक्सर इतिहास की किताबों में नहीं मिलते। वो तो उस नींव के पत्थर की तरह होते हैं जिन पर देश की सुरक्षा की पूरी इमारत खड़ी होती है। उनकी कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि आखिर एक देश की सुरक्षा की असली कीमत क्या होती है।